बजट खास भी है इस वजह से कि इलेक्शन से ठीक पहले ये बजट यानी कि वोट और अकाउंट बजट पेश होने जा रहा है। और यूनियन बजट जो है जिंदगी के हर शोबे पर, पूरे मुल्क में ही हर सेक्टर पर काफ़ी असर डालता है और कंट्री का, पूरे मुल्क का कितना कुछ स्पेंड हो रहा है, कितना कुछ आगे कंट्री जो है खर्चने वाली है आने वाले साल में। ये जो पूरा यूनियन बजट है ये मुल्क की इकॉनमी को शेप करता है। करीबन 130 करोड़ लोगों की इकॉनमी को शेप करता है। और इसी हवाले से कि किस सेक्टर में ज्यादा जरूरत है ध्यान देने की, इस हवाले से गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है और उसी हिसाब से हर सेक्टर को मनी एलोकेट किया जाता है, फंड्स एलोकेट किए जाते हैं। और हर एक सेक्टर में, चाहे वो हेल्थ हो, डिफेंस हो, रेलवे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टैक्सेशन हो, बैंकिंग हो, हर सेक्टर पर फंड्स एलोकेट किए जाते हैं इस हिसाब से कि किस पर कितनी प्रायोरिटी देनी है और कौन सा सेक्टर कितना वल्नरेबल है। जिस सेक्टर की जिस तरह की नीड होती है उस हिसाब से फंड्स एलोकेट किए जाते हैं। और आपको बता दें कि बजट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है पब्लिक वेलफेयर होता है, कि यानी पब्लिक वेलफेयर में, पब्लिक सेक्टर में कौन सा वल्नरेबल पार्ट है, कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसको सबसे ज्यादा मॉनेटरी फंड्स की जरूरत है। और इस हिसाब से पॉलिसी चेंज होती है उन लोगों की, उस सेक्टर की मदद करने के लिए, जैसे कि टैक्स पेयर्स हो, खवातीन, फार्मर्स। इसी तरीके से जो नीड बेस्ड प्रॉपर्टी जो होती है और प्रायोरिटीज होती है, चाहे सेक्शन जो भी हो सोसाइटी का, उस हिसाब से ये पॉलिसीज बनाई जाती है ताकि हर सेक्टर की नीड को पूरा किया जा सके। ऐसे में गवर्नमेंट जो है वो वेरीफाई करती है, वो आइडेंटिफाई करती है कि हमारी इकोनॉमी में किन एरियाज़ पर फोकस करने की, किन एरियाज़ को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है ताकि उनकी पॉलिसी और जो मॉनेटरी एलोकेशन है वो की जाए और चेंज भी जो है उसी हिसाब से फिर होती है। 1 फरवरी का बजट सेशन जो है वोट ऑन अकाउंट बजट है। और आपको बता दें कि इस साल इलेक्शन होने वाले हैं, इलेक्शन से ठीक पहले का ये बजट है। इस बजट को इस वजह से वोट ऑन अकाउंट बजट कहा जाता है या इंटरिम बजट भी हम इसको कह सकते हैं। वो बजट जो कि मुल्क की जो इमीडिएट फाइनेंशियल नीड्स है उनको ये एड्रेस करता है। एक बार जब नई गवर्नमेंट बन जाती है और उसके बाद ही फुल फ्लेज्ड बजट गवर्नमेंट की तरफ से पास किया जाता है। तो हमारे साथ इस वक्त एक खास मेहमान जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता साहब जुड़ चुके हैं। वेलकम टू न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। सर, कल जो है यानी कि 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण वोट ऑन अकाउंट बजट पेश करने जा रही हैं। अगरचे हम देखें कि जो पिछला बजट पास हुआ उसको देखते हुए इस बजट से क्या उम्मीदें की जा रही हैं? अगर हम खास तौर से JCCI के विजन की बात करें, क्या कुछ उम्मीदें लगा बैठे हैं? देखिए, जो पिछले साल का बजट है उसमें नो डाउट कि गवर्नमेंट ने हर सेक्टर को ध्यान में रख करके फंड्स एलोकेट किए हैं, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर है, चाहे वो डिफेंस सेक्टर है, चाहे स्पोर्ट्स सेक्टर है। स्पोर्ट्स को कभी इतनी अहमियत नहीं दी गई जो कि इस जो पिछले बजट में मुझे लगता है कि काफ़ी अहमियत दी गई है। इतना तो पक्का है कि जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आज पूरे हिंदुस्तान में, जिस तरह से डेवलपमेंट जो है वो चल रही है, रोड्स कनेक्टिविटीज जो है वो बन रही है, और जिस तरह से कोशिश की जा रही है कि जल शक्ति यानी कि जल जो है हर घर जल जो है वो पहुंच पाए, इस बात की चिंता जो है हमारी यूनियन गवर्नमेंट को है। और डिफेंस जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पिछले बजट में हर चीज को ध्यान में रख करके और जो फंड्स जो हैं वो एलोकेट किए गए। जैसे आपने कहा कि ये इंटरिम बजट है जिसमें गवर्नमेंट जो है अपनी तरफ से सुजेस्ट तो कर सकती है लेकिन इसको बजट को पास नहीं किया जा सकता। और मैं इतना ही अपने माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, बिजनेसमैन जो है उसकी सोच हमेशा यही रहती है कि किस तरह से जो मैक्सिमम छूट जो है टैक्स में किस तरह की रिबेट जो है वो मिल सकती है, उसी के ऊपर फोकस रहता है। और गवर्नमेंट का फोकस रहता है क्योंकि डेवलपमेंट वर्क्स चल रहे हैं, इसलिए उनका फोकस रहता है कि मैक्सिमम रेवेन्यू जो है वो इकट्ठा किया जा सके। लेकिन एक दो चीज हैं जो मैं अपने माध्यम से जरूर कहना चाहूंगा कि कुछ ऐसे कंफ्यूजन हैं जो शायद
गवर्नमेंट तक उनकी आवाज जो है वो किस तरह से पहुंच पाती है, किस तरह से जो प्री बजट मीटिंग्स होती हैं वहां पर किस तरह से ये चीजें पॉइंट्स जो हैं वो रेज किए जाते हैं। क्योंकि इस बार जो है प्री बजट मीटिंग जो है आगे हमेशा होती थी, लेकिन इस बार यहां पर नहीं हो पाई है। और मैं समझता हूं कि एक तो जब हम लोग हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं जी। तो वहां पर जब हेल्थ इंश्योरेंस की बात आती है जी। तो उसके ऊपर 18% जो है वो जीएसटी है, जो बिल्कुल मैं समझता हूं इनजस्टिस है। और इसको क्योंकि एक तरफ तो गवर्नमेंट जो है खुद हेल्थ सेक्टर को लेकर के बड़ी पर्टिकुलर है, जिस तरह से लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को इसका बेनिफिट जो यूनियन गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन जब कुछ पर्टिकुलर लोग जो बिजनेस कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग हैं जो हेल्थ सेक्टर में हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं और उनको होता है कि भाई कोई प्रॉब्लम जो है फैमिली में किसी तरह की भी प्रॉब्लम आए तो हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू जो है उसको मीटअप कर सकें। जो 18% जो है जीएसटी वो अनजस्टिफाइड है और मुझे लगता है कि उसमें जरूर गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना चाहिए। टैक्सेशन है, दूसरा मैं एक पॉइंट जो है वो आपके माध्यम से मैं रेज करना चाहता हूं। जो पिछला बजट हुआ है उसमें एमएसएमई के लिए उन्होंने एक स्पेशल प्रपोजल रखा है कि जो लोग एमएसएमई यूनिट्स के साथ काम करते हैं वो विद इन 45 डेज अगर वो पेमेंट जो है वो नहीं करते तो जो वो जो अमाउंट है जो 45 डेज के बाद जो अमाउंट जो है वो जो बिजनेसमैन के पास रहेगा तो उसके ऊपर मुझे लगता है कि उन्होंने जो प्रपोजल रखा है वो ये रखा है कि भाई टोटल अमाउंट जो है वो आपका प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। ये बिल्कुल सरासर इनजस्टिस है और मुझे लगता है कि इस तरह से हम लोग एमएसएमई यूनिट्स और बिजनेसमैन उसमें कोई इस तरह का एक दरार सी खड़ी कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं कि कोई एमएसएमई यूनिट से सामान ना ले। अभी की ये जो माइक्रो इंडस्ट्री है ये बेसिकली उसके लिए है, लेकिन मीडियम स्केल इंडस्ट्री जो है वो इस प्रीव्यू में नहीं आती। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर को जरूर इस इशू के ऊपर देखना चाहिए कि पेमेंट जो है वो अपने अपनी कन्विंस के हिसाब से मिलती है। हाँ, अगर कोई डेलिबरेटली करता है उसके लिए कोई प्रपोजल जो है वो जरूर आना चाहिए। डेलिबरेट कोई पेमेंट नहीं करने वाला जो है उसके लिए पनिशमेंट अनाउंस होनी चाहिए, ना कि जो ऑनेस्ट जो है बिल पे करने वाले लोग हैं उनके लिए जो पनिशमेंट है। अगर इतना अमाउंट उनके पास होगा तो वो पहले तो वो जो पेमेंट है पहले तो वो कर देंगे, अगर वो टैक्स ही जमा करवाना है वो पेमेंट कर देंगे। मैं जम्मू की जो बात करूं अगर हेलो जी हेलो जी सर, अरुण सर आपकी आवाज मैं जम्मू की अगर बात करूं, देखिए जम्मू में देखिए मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अभी जिस तरह से यहां पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, रोड कनेक्टिविटी जो देखिए कश्मीर तक जो है रोड जो है वो इस तरह बन गए हैं जो 14 घंटे लगते थे आज 4 घंटे लग रहे हैं। बिल्कुल रेल जो है वो कश्मीर की तरफ जा रही है, लेकिन जम्मू में कहीं ना कहीं आज लोगों के अंदर एक भय सा बन गया हुआ है, एक परेशानी सी बन गई हुई है कि यहां की जो इंडस्ट्री है, चाहे वो टूरिज्म इंडस्ट्री है, चाहे लोकल इंडस्ट्री है, वो कैसे सरवाइव कर पाएगी। तो उनकी तरफ से जो मेरे पास डिमांड्स आती हैं वो मैंने अपनी तरफ से मैं बताना चाहूंगा कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट, देखिए यहां पर पंजाब में कुछ ऐसा समय गुजरा जब वहां पर कुछ ऐसे मतलब वहां पर इंडस्ट्री देने की जरूरत थी, वहां पर रेल कोच फैक्ट्री जो है वो बना दी गई। वो इसलिए बनी थी कि उस समय हालात जो हैं पंजाब के ठीक नहीं थे। आज जम्मू के हालात ठीक नहीं हैं और जिस तरह से कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है, तो हम जो है अपनी तरफ से जरूर डिमांड रखना चाहते हैं मैडम के आगे कि एक कोच रिपेयर फैक्ट्री एटलीस्ट जम्मू में बन जाए, ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर बन रहा है, अगर यहां पर कोई प्रॉब्लम आती है, किसी तरह की रिपेयर की जरूरत होती है, तो उसको पहले फिरोजपुर जाना पड़ेगा। तो बजाय इसके कि भाई फिरोजपुर जाकर के उसको रिपेयर किया जाए, मैं समझता हूं कि यहां एक यूनिट देने की जरूरत है, जिसकी वजह से जो बड़ी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं वो भी सर्वाइव कर पाएंगी और यहां पर टूरिज्म
जो है अरुण जी, इस develop हवाले होगा। से मुझे लगता जब है कि जम्मू ये कश्मीर का छोटी-छोटी चीजें हैं। 2023 का बजट आया था तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के जिस तरह से एलोकेशंस हुई थी तो पूरे जम्मू कश्मीर के लिए हुई थी और कई प्रोजेक्ट्स जो है अभी अंडरगोइंग है प्रोसेस के और वो भी हो रहे हैं। अब ऐसे में जो पिछले इस बजट में कहा गया था कि जो जम्मू कश्मीर के लिए विजन बजट का है वो डेवलपमेंटल और फ्यूचरिस्टिक है, तो उसमें क्या आपको लग रहा है कि कश्मीर के हवाले से ये अभी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, रेलवेज के हवाले से तमाम तर काम हो रहा है, जम्मू क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट हो रहा है और उस लिहाज से कितना कुछ काम अभी तक हो पाया? क्योंकि कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से कई सारे प्रोजेक्ट्स पर ऑलरेडी अंडरगोइंग प्रोसेस है। देखिए, एक चीज तो बड़ी पक्की है कि मैंने पहले ही कहा कि जिस तरह से रोड कनेक्टिविटी बन गई, जिस तरह से यहाँ पर रेल्स जो है, रेल का जो सिस्टम है आज की डेट में, रेल जा रही है कश्मीर में। ट्रेन जब कश्मीर में पहुंच जाएगी तो क्योंकि जिन लोगों ने कश्मीर में जाना है तो उनकी डायरेक्ट असेस होगी कि वो कश्मीर में जाकर के रुके। टूरिस्ट जो है जब कभी भी यहाँ पर आता था कश्मीर के लिए, उसका पहला जो स्टे था वो दिल्ली में, जम्मू में हुआ करता था और उसके बाद वो यहाँ से यहाँ पर बस हायर करता था, टैक्सी हायर करता था। तो यहाँ की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, चाहे मैं उसमें होटल की बात करूं, ट्रांसपोर्ट की बात करूं, उनके लिए कोई बिजनेस नहीं रहेगा आने वाले समय में। क्योंकि जहां पर जो है, देखिए यहां पर दो किस्म के लोग आते हैं। एक तो टूरिस्ट जो है वो स्पेशली श्रीनगर में इसलिए देखने जाते हैं, वहां का क्लाइमेट जो है उसको एंजॉय करने जाते हैं, वहां की जो ब्यूटी है उसको देखने के लिए जाते हैं। और यहां पर जो लोग आते हैं वो जाते हैं मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जी। और डायरेक्ट ट्रेन जो है वो कटरा में जा रही है और चले गई हुई है और मां वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद वो अपने अपने घरों में वापस चले जाते हैं। लेकिन जम्मू में कोई ऐसा स्टे करने का कोई कारण नहीं रहा कि जिसकी वजह से यहां पर लोग रुके। और यहां की जो इकोनॉमी है, देखिए हर जगह जो है वो अलग अलग इकोनॉमी जो है उसके अपने अपने सिस्टम है। कटरा डेवलप हो रहा है, हमें खुशी है, लेकिन कटरा के साथ साथ कोई ऐसे हालात जो है वो जम्मू के नहीं बनने चाहिए। कोई एक समय था जब ट्रेन जो है पठानकोट से जम्मू आई थी और उस समय पठानकोट की जो पोजीशन थी, अभी की हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही थी, जब ट्रेन जो है वो कटरा जा रही थी, उसके बाद जब कश्मीर की बात आई तो उन्होंने कहा था कि हम जम्मू को पठानकोट नहीं बनने देंगे। और हमारा जो फोकस है वो यही है, हम तो यही चाहते हैं कि देखिए एक स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो गुजरात में बना, जिसको देखने के लिए लाखों नहीं करोड़ों लोग जा रहे हैं। यहां की जो हिस्ट्री है, जम्मू की हिस्ट्री जो है वो बलिदान की हिस्ट्री है। यहां को वहां पर ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं, यहां पर ऐसी चीजें जो हैं वो डेवलप की जा सकती हैं। भगवान शिव की शादी जो है, उनका जो विवाह हुआ है, उसकी जो विवाह स्थली जो है वो जम्मू के अंदर है, लेकिन उसको प्रॉपर डेवलप नहीं किया जा रहा। आज हम लोग जो हैं आप शंभू देखने के लिए लोग जा रहे हैं। जम्मू से ये शिकायत जो मिलती है कि जम्मू को उस तरह से जो है उस पर काम नहीं हो रहे हैं, वो प्रोजेक्ट्स नहीं हो रहे हैं जो हम दूसरे रीजन्स में देख रहे हैं, जितना कि वहां पर अटेंशन मिल रहा है और जितना वहां पर काम किया जा रहा है। इस पर मजीद भी बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त एक और खास मेहमान, रिनाउंड इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर निसार अली साहब जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका निसार साहब। आपसे जानना चाहूंगी कि वोट ऑन अकाउंट बजट जो है कल पेश होना है, ऐसे में इस बजट को लेकर के, क्योंकि पिछले बजट में ये कहा गया था कि एक डेवलपमेंटल मॉडल जो है पूरे मुल्क के सामने, बल्कि पूरे दुनिया के सामने पेश करना है, जम्मू एंड कश्मीर की इस तरह से डेवलपमेंट होगी। आज अगर हम देखें तो आगे आने वाला विजन और पिछला जो साल गया है, फिस्कल ईयर गया है, उसको लेकर के क्या वो डेवलपमेंटल मॉडल बनता हुआ तैयार दिख रहा है? देखिए, जो अभी अदाद-ओ-शुमार ऑफिशियल रिपोर्ट्स और इंटरनेशनल रिपोर्ट्स से अभी जो फराहम हुए हैं जी, तो मैं सबसे पहले ये तज़किरा करना चाहूँगा कि ये तो फुल फ्लेज्ड बजट नहीं होगा, ये तो वोट ऑन अकाउंट होगा जी। तो इसलिए इसमें कोई प्रायोरिटीज़ इस तरह फिक्स की नहीं जाएंगी। तो अलबत्ता लास्ट ईयर भी हमने कोई सुविधा रखी जाएगी J&K इकानमी के लिए, तो ऐसा हमें नज़र नहीं आया। तो व्हाट वी एक्सपेक्ट इस बजट में कम से कम जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट मॉडल के लिए एक अच्छा खासे रकूमात या एलोकेशन रखी जाए। और इसके सिवा
जो मैक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है पूरे देश का, जी, उसमें अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 30% हमारा डायरेक्ट टैक्स है। जैसे इनकम टैक्स 15% है, कॉर्पोरेट टैक्स 15%, ये सारा डायरेक्ट टैक्स में आता है। जी, तो इससे साफ ये जाहिर होता है 30% या 15% सिर्फ इनकम टैक्स, ये हायर साइड पे है। तो इसलिए टैक्स एसेसीज के लिए आने वाले बजट में जरूरी कुछ कोई ना कोई सुविधा होनी चाहिए क्योंकि ये टैक्स बर्डन, इंसिडेंस ऑफ बर्डन जो है टैक्स एसेसीज पे बहुत ज्यादा लग रहा है। दूसरी बात यह है कि जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाहूंगा कि हमने पिछले कई साल से हम इसको रोक नहीं पाए, बावजूद है कि पार्लियामेंट्री एक्ट है FRBM, जो आज भी अगर आप देखेंगे फिस्कल डेफिसिट 5.9%, प्रीवियस बजट में 5.9% फिस्कल डेफिसिट रखा गया है, जो बहुत ही ह्यूज है। आप देखिए 24 लाख करोड़ साइज ऑफ बजट है या 27 लाख करोड़ हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर है, उसके हिसाब से फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा है। इसको कंटेन करना बहुत जरूरी है क्योंकि अभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ से एक रिपोर्ट जो अभी आई, कुछ दिन पहले आई, वो जिसमें फोरकास्ट किया गया है कि 100% ऑफ इंडिया GDP वुड बी इन डेट। आज भी अगर आप देखेंगे, अभी 1-2 महीने पहले 88% इंडियन GDP वाज इन डेट। दैट इज ह्यूज। ऐसी इकोनॉमीज हम देखते थे या तो सम अफ्रीकन कंट्रीज में, डेवलपिंग कंट्रीज, या तो अफगानिस्तान, इस तरह की कंट्रीज जो हैं जी, उनमें इस तरह ये जो पब्लिक डेट है, तो हमारे यहाँ पब्लिक डेट बहुत ज्यादा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई। सर, लेकिन इस पर क्योंकि जो हमारे बजट हमने एक मिनट लेट मी कंप्लीट। क्योंकि हमें बजटरी प्रोसेस में हमने 34% हमने रिलाई किया है बोरोइंग्स पे, और हमारे जो पब्लिक एक्सपेंडिचर में सेंट्रल सेक्टर, जिसमें हाईली कैपिटल इंटेंसिव जो प्रोजेक्ट्स हमारे, चाहे हाईवेज है, टनल्स हैं, ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो बड़ी कैपिटल इंटेंसिव है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा बढ़ नहीं रही है, ताकि इसलिए हम देख रहे हैं इंडियन इकोनॉमी में इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। J&K स्टेट में आई थिंक इट इज द हाईएस्ट। तो इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए हमें, मुझे लगता है कि प्रायोरिटीज चेंज करनी चाहिए। MSME सेक्टर जो हमारा है, मैन्युफैक्चरिंग, जो एब्जॉर्ब करता है मैक्सिमम लेबर फोर्स इन द कंट्री, उसमें अगर आप देखें उसकी वो तो तकरीबन बुरे हाल में है। हालांकि कई सुविधा दी गई पिछले बजट में या उससे पहले भी, लेकिन फिर भी वो बुरे हाल में है। वही हमारा लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, तो उनकी तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए और ऐसी प्रायोरिटीज फिक्स करनी चाहिए ताकि MSME सेक्टर हमारा ग्रो करे। और हमारी जो, जब तक ये न ग्रो करे, हमारी रेट ऑफ ग्रोथ, जैसे हम सोच रहे हैं कि 7% होगा या 7.5% होगा, तो हमें उस ग्रोथ ट्रेजेक्टरी की तरफ जाना बहुत मुश्किल होगा अगर ऐसे सेक्टर्स पे सुविधा नहीं दी जाए। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, जहां तक J&K इकोनॉमी का ताल्लुक है, यहाँ टूरिज्म एक बड़ा पोटेंशियल सेक्टर है। हमारे यहाँ सिर्फ पुरानी ही वही डेस्टिनेशन है, पहलगाम, श्रीनगर, गुलमर्ग, लेकिन आगे हमने 55 ड्रीम डेस्टिनेशंस और दूसरे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हमने डिस्कवर किए थे, जिसमें कोई 10-12 ड्रीम डेस्टिनेशंस है। उन डेस्टिनेशंस को, जिसमें दूधपथरी भी है, वो तो तभी उनका पूरा ऑप्टिमम यूज कर सकते हैं जबकि उसमें काफी कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो, लेकिन वो चीज अभी तक नजर नहीं आया। पिछले कई सालों से हम इसकी उम्मीद कर रहे हैं, इसमें काफी कैपिटल इंटेंसिटी आ जाए, काफी कैपिटल इन्वेस्टमेंट आ जाए, ताकि यहाँ की एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ेगी टूरिज्म सेक्टर में, और उसके साथ और भी वाबस्ता दूसरे सेक्टरों जैसे हैंडीक्राफ्ट है, सर, यहाँ पर आपको पूछना चाहूंगी, वक्त की कमी है। निसार साहब, आपने कहा कि जिस तरह से डेटा दिखा रहा है और जो कुछ भी इकोनॉमिस्ट या एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ट्रेजेक्ट्री नहीं देखी जा रही है, लेकिन जो डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है, जो गवर्नमेंट बता रही है, उस हिसाब से ट्रेजेक्ट्री बताई जा रही है, ग्रोथ बताई जा रही है, और कहा जा रहा है कि जो इकोनॉमिक कंडीशन है जम्मू कश्मीर की, वो काफी बेहतर हुई है। 10% ग्रोथ का भी बताया जा रहा है। उसको किस तरह से समझे? देखिए, मैंने J&K इकोनॉमी पे उतना ज्यादा काम किसी ने नहीं किया जितना मैंने रिसर्च किया उस पर। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई, अभी देखिए स्टार्टअप सेक्टर्स जो आ गए, अभी हमें विजिबल कुछ नहीं आ रहा है। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट सेक्टर एग्रीकल्चर का अभी विजिबल कुछ नहीं है। या 70,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट पैकेज अभी ये मीडिया में आया था रिपोर्ट,
तो मुझे एनडीटीवी वाले पूछ रहे थे ये कहाँ है 70,000 करोड़, वो तो बड़ा एक कैपिटल सैलाब है जे एंड के लिए, लेकिन कहीं विजिबल नहीं आ रहा है। तो इसलिए हमें ये देखना है कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर जो बड़े कस्मपुरसी की हालत में है, बड़ी बैड कंडीशन में है, तो उसकी तरफ हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ हॉर्टिकल्चर और कमर्शियल एग्रीकल्चर पे लोगों का इंसार ज़्यादा है। और हमारा जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट सेक्टर, उसमें गवर्नमेंट ने कुछ अच्छे स्टेप्स लिए हैं, लेकिन उसमें और भी इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़रूरत है, और उसमें गवर्नमेंट की इंसेंटिव्स की बहुत ज़रूरत है, और उसमें एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स की बहुत ज़रूरत है, ताकि वो सेक्टर भी एक्सपैंड हो जाए। तो इसके सिवा हमारा जो जिस तरह से वेलफेयर सेक्टर्स है है उन पर और भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, एलोकेशन ज्यादा होनी चाहिए। और इन्वेस्टमेंट्स की जहां हम बात करते हैं, लगातार जो गवर्नमेंट की तरफ से भी बात होती आ रही है कि इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज्यादा हो रही है ब्रॉड से, लेकिन उसमें और भी मजीद जरूरत है, और जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट करने की जरूरत है। बहरहाल वोट ऑन अकाउंट बजट पेश होने जा रहा है कल, उसके बाद इलेक्शन के बाद जिस तरह से गवर्नमेंट बनेगी उसके बाद ही एक फुल फ्लेज्ड बजट पेश किया जाएगा। बहरहाल